हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है एंड अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 12th फिजिक्स के अंदर महा इम्पोर्टेंट टॉपिक। मेरे भाई महा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपका मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। ठीक है, तो मोस्ट आईएमपी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं और ये मोस्ट आईएमपी जो टॉपिक है जिसका नाम है किरचॉफ के नियम। बिल्कुल साफ, किरचॉफ के नियम, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो आप देख लो स्पेलिंग कुछ इस टाइप की होती है, क्योंकि जो वैज्ञानिक होते हैं वो एक अपने आप में एक अलग बताने के लिए उनका जो देखो आप नाम बिल्कुल अलग है, स्पेलिंग देखो बिल्कुल अलग है। तो ये किरचॉफ महोदय थे। ठीक है, तो भाई साहब ये किरचॉफ महोदय ने अपने नियम क्यों दिए? पहला क्वेश्चन यही उठता है कि किरचॉफ महोदय ने अपने नियम क्यों दिए। तो मेरे भाई आपको बता देता हूं, जटिल परिपथ एक कॉम्प्लेक्स परिपथ, एक ऐसा परिपथ आप देखो, आप स्क्रीन पर देखो, आप इसके अंदर जो वायर आ रहे हैं उन वायर को आप काउंट कर सकते हो? इसके अंदर से कितने वायर जा रहे हैं, क्या उसको आप काउंट कर सकते हो? नहीं। तो एक जटिल, एक कॉम्प्लेक्स परिपथ को हल करने के लिए कि उनमें कैसे धारा आएगी और कैसे धारा जाएगी, क्या आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होगी, ये क्या होगा, ऐसा क्या सिस्टम होगा। ठीक है, तो इन सबको सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए किरचॉफ महोदय ने अपने दो नियमों का प्रतिपादन किया, जिसमें पहला नियम इनका कहलाता है किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम। इनका दूसरा नियम कहलाता है किरचॉफ का द्वितीय नियम या फिर परिपथ का नियम। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से समझेंगे आप, पूरा बहुत अच्छे से दिमाग लगा के क्लास में बैठे रहिएगा। नोट्स की जहां जरूरत पड़े नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है पढ़ने के बाद एकदम मक्खन होने वाला है, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, चलो, तो जटिल परिपथ, कॉम्प्लेक्स परिपथ है ना, को हल करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए, जिसमें उनका पहला था किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम। आपको बता देता हूं, अगर किरचॉफ के प्रथम नियम की बात करें, अगर किरचॉफ के प्रथम नियम को हम शॉर्ट फॉर्म में निकालने की कोशिश करें तो ये कहलाता है किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ मतलब केसीएल, शॉर्ट फॉर्म हम क्या बोल सकते हैं, केसीएल, के फॉर किरचॉफ, सी फॉर करंट, एल फॉर लॉ। किरचॉफ करंट लॉ कहलाता है प्रथम नियम। ठीक है, इसको संधि का नियम बोलेंगे, मतलब यहाँ पर इसको जंक्शन लॉ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जंक्शन लॉ इसको बोल सकते हैं। तो किरचॉफ का प्रथम नियम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, समझो। आपको पता है दोस्तों ये क्या है, संधि। क्या है संधि? संधि क्या होती है? सबसे पहले क्वेश्चन, संधि क्या होती है बताओ। तो दोस्तों आपको बता देता हूं, संधि एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर लोग आते हैं और जहां से लोग जाते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बस स्टैंड। आपको पता है बस स्टैंड पर बस आती हैं और बस स्टैंड से ही बस जाती हैं। मतलब बस स्टैंड एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा स्थान है जहां पर बस आएंगी और जहां से बस जाएंगी। बिल्कुल, बस स्टैंड को आप कौन से स्टैंड को हम क्या संधि बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर आ जाओ, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों ये एक बिंदु है जहाँ पर देखो, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ धाराओं को भेज रहे हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये धारा आ रही है जिसका नाम है I1 और ये है धारा 2 एम्पियर की। कितने की है? 2 एम्पियर की। यहाँ पर एक और धारा आ रही है जो है आपकी I2 और जो मान लेते हैं हमारी 6 एम्पियर की है। कितने एम्पियर की है? 6 एम्पियर की। और ये दो धाराएं यहाँ पर आ रही हैं और इस संधि से क्या हो रहा है, एक धारा बाहर की ओर जा रही है जिसका मान है 3 एम्पियर। कितना एम्पियर है? 3 एम्पियर है। और एक धारा यहाँ पर जा रही है जिसका मान
जो है I4 है और जिसका मान हमें पता नहीं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए, आप दिमाग लगाइए कि इस I4 धारा का जो मान है वो कितना हो सकता है, कितना आ सकता है, ये आपसे पूछता हूं। दिए आपको 5 सेकंड, बोलो। तो दोस्तों कभी भी आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना हो तो आप पानी और पाइप की हेल्प से समझा करो। देखो यहाँ पर मान लेते हैं, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर कितना पानी आ रहा है, 2 लीटर मान लो यहाँ पर आ रहा है और 6 लीटर पानी मान के चलो यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पर आपका कितना पानी आ रहा है, तो यहाँ पर आपका 2 और 6 कितना 8 लीटर पानी आ रहा है। एम्पियर को हमने लीटर माना 1 सेकंड के लिए, तो 8 लीटर पानी आ रहा है। तो आप बताओ जब 8 लीटर पानी यहाँ तक आ रहा है तो 8 ही लीटर तो बाहर जाएगा, 8 ही लीटर तो कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। जितना आ रहा है उतना ही बाहर जाएगा, ये तो आप जानते ही हो, ये तो आप समझते ही हो, है ना। जितना आ रहा है उतना ही क्या होगा, बाहर जाएगा पानी। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 और 6, 8 एम्पियर का 8 लीटर पानी आ रहा है, तो 8 लीटर ही बाहर जाएगा। तो यहाँ से कितना लीटर चला गया, 3 लीटर। यहाँ पर अब देखो 8 लीटर आ रहा था तो 8 में 3 तो चला गया, अब कितना बचा, 5 लीटर बचा। मतलब यहाँ पर कितने एम्पियर की धारा होगी, ये जो I4 है वो 5 एम्पियर होगा। कितने एम्पियर होगा, 5 एम्पियर होगा। मतलब सीधा साधा यहाँ पर ये है कि किसी बिंदु पर जितनी धाराएं आ रही हैं उतनी धाराएं जाएंगी। मतलब आने वाली जो धाराएं हैं वो जाने वाली धाराओं के बराबर होंगी। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, अगर ये चीज समझ गए हो तो किरचॉफ महोदय का नियम आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो किरचॉफ महोदय का जो प्रथम नियम है वो यही कहता है कि किसी संधि पर, किसी बिंदु पर आने वाली एवं जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है, बीजगणितीय मतलब टोटल योग होता है, वो योग जो है ना, वो योग जो है ना एक शून्य के बराबर होता है। या फिर ऐसा कहें कि इस नियम के अनुसार आने वाली एवं जाने वाली धाराओं का योग जो है हमेशा बराबर होता है। हमेशा कैसा होता है, बराबर। जितनी धाराएं आएंगी उतनी ही धाराएं जाएंगी। तो आइए अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं, और अच्छे से समझते हैं। तो मान लेते हैं ये एक बिंदु है जिसको हम संधि बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, संधि, क्योंकि ये एक ऐसा बिंदु है जहां पर धाराएं आएंगी और जहां पर धारा से जाएंगी। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां से एक धारा आ रही है जिसका नाम है I1, एक धारा यहां से आ रही है जिसका नाम है I2, एक धारा यहां से आ रही है जिसका नाम है I3। ठीक है, और दोस्तों यहां पर जो है ना वो धाराएं जा रही हैं जिसका नाम है I4, एक धारा यहां जा रही है जिसका नाम है I5, और एक धारा यहाँ पर जा रही है जिसका नाम है I6। ठीक है, तो किरचॉफ महोदय का जो अपना नियम है, वो किरचॉफ महोदय का अपना जो नियम है वो क्या कहता है, आने वाली धाराएं जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होती हैं। आने वाली धाराएं जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होती हैं। मतलब अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को समझें तो यहाँ पर आ कौन रहा है, आ रहा है I1, I2 और I3। मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये आ रही हैं और ये जा रही हैं। तो हमने क्या बोला, आने वाली धाराएं जाने वाली धाराओं के बराबर होती हैं। मतलब जो आने वाली धाराएं हैं ये किसके बराबर होंगी, जाने वाली धाराएं। तो जाने वाली कौन है, I4, I5, I6। तो ये रहा I4, ये रहा I5 और ये रहा I6। तो आने वाली धाराएं और ये जाने वाली धाराएं। ठीक है, ये हैं आपकी आने वाली धारा, आने वाली धारा का योग है, और ये क्या है, जाने वाली धारा का योग, जाने वाली धारा का योग। तो यही चीज़ बस हमें प्राप्त हो रही है कि आने वाली धाराएं जाने वाली धाराओं के बराबर होंगी। यही जो है ना किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है। अगर मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊं तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये चीज़ निकल के आएगी। यदि मैं देखो
इन धाराओं को, जो जाने वाली धाराएं हैं, इन जाने वाली धाराओं को मैं बॉर्डर के इस तरफ लाऊं, मतलब बराबर के इस तरफ लाऊं, तो देखूंगा यहाँ पर क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3, यही है। जब ये तीनों इस तरफ आएंगी तो ये प्लस की हैं, तो तीनों की तीनों काय की हो जाएंगी, माइनस की, I4 माइनस I5 माइनस I6, ठीक है। और बराबर में हमें क्या मिल जाएगा, 0, क्योंकि ये सब यहाँ चला गया तो बराबर क्या आ गया, 0। अब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, धाराओं का योग है। ये आपको क्या दिख रहा है, ये सब दिख रहा है आपको धाराओं का योग, और धाराओं का जो कुल योग होता है जिसको हम बोलते हैं बीजगणितीय योग, और जिसको हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। तो ये धाराओं का योग है, तो डायरेक्ट इतना सब ना लिख के डायरेक्ट हम सिग्मा आई लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, धाराओं का योग है। तो धाराओं के टोटल योग को हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं और धारा को आई से, तो सिग्मा आई बराबर हमारा क्या हो सकता है, 0। क्या हो सकता है, 0। तो यहाँ से अगर हम दूसरे फॉर्म में इस नियम को निकालें तो क्या हो सकता है, क्या नियम निकल सकता है, किसी संधि पर मिलने वाली, देखो किसी संधि पर मिलने वाली ये धाराएं हैं ना, किसी संधि पर मिलने वाली धाराएं हैं ना, तो किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। तो ये हमारा दूसरा रूप है इसका। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी। ओके, तो किरचॉफ का प्रथम नियम धारा के बारे में बताता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। ओके दोस्तों, अब हमने पूरा नियम समझ लिया है, तो आइए अब हम इसकी लैंग्वेज को जान लेते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में कॉपी में भी तो लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे समझो, तो देखो इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये हमारे पास इसका डायग्राम है, ये डायग्राम बना लेना। आगे मैं थोड़ा सा और भी बता रहा हूँ, यदि संधि पर I1, I2 और I3 धाराएं आ रही हैं एवं I4, I5 और I6 धाराएं जा रही हैं, तो हमें पता है आने वाली धाराएं जाने वाली धाराओं के बराबर होती हैं, ये हमें पता है, हमें जानते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। तब I1, I2 प्लस I3 ये सब हो जाएगा आने वाली धाराएं, और ये जो हो जाएंगी वो जाने वाली धाराएं। ठीक है, अब इन सब को इस तरफ ले जाएंगे तो ये जो सब हैं वो माइनस की हो जाएंगी, बराबर 0, अर्थात ये देखेंगे तो सबका योग है, और सबके योग को हम सिग्मा से, बट धाराओं का है तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा प्रथम जो नियम है फाइनली कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप बहुत अच्छे से ये चीज़ दिमाग में बिठा गए होंगे। ठीक है, तो आइए अब हम जान लेते हैं किरचॉफ महोदय का। बट एक सेकेंड और दोस्तों, अगर आपसे कोई ये नियम में पूछ ले कि किरचॉफ का प्रथम नियम किसको संरक्षित करता है, तो आपको दोस्तों एक चीज़ और याद रखना है यहाँ से, किरचॉफ का जो नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ऐसा आप समझना, ध्यान रखना। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कैसे, बताता हूँ। आपने सीखा है जितनी धाराएं आती हैं उतनी धाराएं जाती हैं, मतलब जितना आवेश बहकर यहाँ आएगा उतना ही तो आवेश बह के जाएगा। बताओ, धारा आवेश से आती है तो जितना आवेश बह कर आएगा उतना ही आवेश बहकर जाएगा। मतलब ध्यान रखना, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, माइंड में डाल लेना, पूरा कंप्लीट। आइए तो दोस्तों, अब हम पढ़ लेते हैं किरचॉफ महोदय का द्वितीय नियम, किरचॉफ महोदय का द्वितीय या लूप का नियम। द्वितीय नियम को एक लूप का नियम बोलते हैं। लूप क्या होता है? लूप दोस्तों एक बंद परिपथ होता है। क्या होता है? बंद परिपथ। मतलब कहें तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम था वो केवल बंद परिपथ के लिए दिया गया था, खुले परिपथ के लिए नहीं था। खुले परिपथ के लिए किरचॉफ महोदय का द्वितीय नियम नहीं था, केवल बंद परिपथ के लिए था। आगे आपका जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है इसको हम बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ।
देखो हमने देखा था किरचॉफ का जो प्रथम नियम था वो करंट का नियम था, किरचॉफ करंट लॉ था, केवल धारा को बताता था, और किरचॉफ महोदय का जो द्वितीय नियम है वो वोल्टेज लॉ है, मतलब वोल्टेज के बारे में आपको बताता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे, बस इसके लिए पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, चलो मेरे पास दोस्तों यहाँ पर एक बैटरी है, ठीक है, जिसका जो विद्युत वाहक बल है वो है E, जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, E है। ठीक है, मैंने क्या किया दोस्तों, इस बैटरी से मैंने क्या किया है, एक प्रतिरोध जो R है उसको मैंने इस बैटरी से जोड़ दिया, और मैंने यहाँ पर लगा दी एक कुंजी। आप जानते ही हो कुंजी का मतलब क्या होता है, कुंजी मतलब एक प्लग होता है। क्या होता है, एक प्लग, जैसे हमारे फैन में एक प्लग लगा होता है, बोल्ट है ना, तो प्लग होता है एक। ठीक है, चलो ओके, अभी ये कुंजी बंद है। जैसे ही दोस्तों मैं इस कुंजी को लगा दूंगा, जैसे ही मैं उस कुंजी को लगा दूंगा, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से समझते हो कि जैसे ही इस कुंजी को लगा दूंगा तो ये जो सेल है वो धारा प्रवाहित करने लगेगा, धारा प्रवाहित करने लगेगा। तो मान लेते हैं इस सेल के द्वारा I धारा प्रवाहित हो रही है, और ये धारा प्रवाहित होते हुए कहाँ पर जाएगी, इस प्रतिरोध के अंदर जाएगी, इस प्रतिरोध के अंदर जाएगी। तो ये प्रतिरोध और धारा मिल जाएंगे तो एक विभवांतर उत्पन्न करेंगे। क्या उत्पन्न करेंगे, एक विभवांतर उत्पन्न करेंगे। तो दोस्तों यदि मैं इसमें ओम का नियम लगाऊं, क्या लगाऊं, ओम का नियम लगाऊं, तो देखो ओम का नियम हमें क्या बताता है, V इज इक्वल टू आई आर, ये हमारा ओम का नियम होता है, जानते हैं। तो यदि मैं इसमें ओम का नियम अप्लाई करूंगा तो ओम के नियम अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखो भी और यहाँ पर क्या है, ई, तो ये विभवांतर है और ये आपका विद्युत वाहक बल। तो विभवांतर और विद्युत वाहक बल लगभग समान होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर ओम का नियम लगाऊंगा तो भी की जगह पे कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा, आई हमारे पास स्मॉल है, ठीक है, आर हमारे पास ये है। ठीक है, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू आई आर, आई आर इज इक्वल टू आई आर। मतलब यहाँ से अगर हम इस चीज़ को पहचाने तो ओम का नियम लगाया तो ओम के नियम के अनुसार क्या आ गया, E इज इक्वल टू आई आर। अब E क्या है, तो E है विद्युत वाहक बल, और आई आर क्या है, तो ये धारा, और ये क्या है, प्रतिरोध। मतलब विद्युत वाहक बल जो है वो धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर है। ये विद्युत वाहक बल जो है वो विद्युत वाहक बल धारा और इस धारा के संगत जो प्रतिरोध, मतलब इस धारा के साथ में जो प्रतिरोध है वो, ठीक है, विद्युत वाहक बल धारा और उसके संगत प्रतिरोध के बराबर होता है। यही देखा हमने, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ाता हूँ और मैं थोड़ा सा आपका जो लूप है थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, दो बैटरी को जोड़ दिया है। एक बैटरी हमारे पास ये है और एक बैटरी हमारे पास ये है। ठीक है, मान लेते हैं, देखो आपको पता है बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। ठीक है, और धारा हमेशा प्लस से वाले से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो बैटरियों को लगा दिया है। इसका विद्युत वाहक बल मान लिया मैंने E1 है और इसका विद्युत वाहक बल मैंने मान लिया है E2 है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ठीक है, यहाँ पर मैंने एक कुंजी लगा दी है, मतलब प्लग लगा दिया है। इसके साथ दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, एक प्रतिरोध आपका ये हो गया और दूसरा प्रतिरोध आपका ये हो गया, और मैंने इसको कुंजी से जोड़ दिया। ये मान लेते हैं आपका R1 है और ये मान लेते हैं आपका R2 है। अब दोनों जो बैटरी हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, दोनों बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, यहाँ पर दोनों प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ से जब इनके द्वारा धारा दी जाएगी तो वो धारा आपकी एक ही होगी, धारा आपकी एक ही होगी, क्योंकि दोनों बैटरियों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो धारा है वो आपकी I है, तो यहाँ से धारा आएगी और यहाँ पर जाएगी तो वो धारा भी क्या होगी, I। तो और जो धारा I है वो धारा इसमें भी आएगी और वही धारा इसमें आएगी, क्योंकि प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो सॉरी, यहाँ पर I2 है, क्या है, I2 है। ठीक है, चलो अब मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो ये भी श्रेणी क्रम में है और यहाँ पर ये भी श्रेणी क्रम में है। अब यदि इस पर मैं ओम का नियम लगाऊं तो देखो यहाँ पर आपकी कितनी बैटरी हैं, दो बैटरी हैं। ठीक है, कितनी बैटरी है, दो बैटरी हैं। ठीक है, तो दोनों बैटरियों का जो विभवांतर, देखो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, केवल विद्युत वाहक बल एक बार लिखते हैं, बट दो बैटरी हैं
दोनों का द्वारा विद्युत वाहक बल अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों विद्युत वाहक बल को जोड़ देंगे, तो E1 प्लस क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, बराबर इस तरफ हम क्या लिखते हैं, IR। तो यहाँ IR हमें कितनी बार मिलेगा, एक R1 के साथ और एक R2 के साथ, क्योंकि दो प्रतिरोध हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा IR1 प्लस I2, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम एक में लगा सकते हैं तो दो में हम किस टाइप से लगाएंगे, ऐसे, जितनी बैटरी हैं उनके विद्युत वाहक बल को जोड़ देंगे और जितने आपके प्रतिरोध हैं उनके संगत धारा का गुणनफल करके उनको जोड़ देंगे, सिंपल बात है। तो यहाँ से हमें क्या बात निकल के आई, यहाँ पर अगर दो बैटरी हैं तो यहाँ से क्या बात निकल के आई, यहाँ से ये बात निकल के आई कि जो विद्युत वाहक बल हैं इनका योग, विद्युत वाहक बल है इनका योग धारा और उनके संगत प्रतिरोध के योग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। मतलब विद्युत वाहक बलों का योग धारा और उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के योग के बराबर होता है ना, कोई दिक्कत है। चलो हम समझ गए ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा हम क्या करें दोस्तों, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। देखो ये क्या है, E = R। अगर मैं E = IR, अगर मैं इस चीज़ को इस तरफ ले जाऊं तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, E, ये इस तरफ जाएगा तो -I और ये आपका R = क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये E क्या है, विद्युत वाहक बल, और IR क्या है, IR क्या है, ये भी एक विद्युत वाहक बल है जो एक विभवांतर होगा। इस प्रतिरोध के बीच जो होगा, ये जो आपको प्रतिरोध दिख रहा है इसके मध्य क्या होगा, ये विभवांतर होगा, ठीक है। मतलब ये क्या है, विभवांतर में अंतर, और विभवांतर में जो अंतर है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये योग है, क्या है, योग है, विद्युत वाहक बल और IR का ये क्या है, योग, या फिर अंतर समझ लो। तो अंतर है, तो ये आपका किस में अंतर है, विभवांतर में अंतर। देखो विद्युत वाहक बल भी क्या होता है, एक विभवांतर होता है, और IR भी क्या है, एक विभवांतर है, ठीक है। तो ये विभवांतर में क्या हो गया, अंतर हो गया, विभवांतर में अंतर, और अंतर के लिए, अंतर मतलब एक क्या होता है, परिवर्तन होता है। अंतर का मतलब क्या होता है, एक परिवर्तन, और परिवर्तन को हम डेल से, और ये आपका V = 0। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आए कि सर आप E ले रहे हो और V लिख रहे हो, ठीक है, तो ये समझो, ये विद्युत वाहक बल है और ये भी क्या है, एक प्रकार का विद्युत वाहक बल। तो ये विद्युत वाहक बल में क्या है, परिवर्तन, मतलब डेल E = 0। ओके, अब E एक प्रकार का क्या है, विभवांतर है ना, हम समझ रहे हैं ना, विभवांतर और विद्युत वाहक बल लगभग एक ही होते हैं। तो यहाँ पर हम डेल V = क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। डेल V = क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पर, इस पे, इसको भी आप इसी टाइप से अप्लाई करो, तो इन सब को आप इस तरफ ले जाओ, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा E1 प्लस E2, ये इस तरफ जाएंगे तो -I R1 -I I2 = 0। ओके, अब ये क्या है, तो ये भी आपका जो है ना, जो विद्युत वाहक बल है उनका योग है, और विद्युत वाहक बल का योग, या फिर हम अंतर समझ लो, जो आपको समझना है वो समझ लो, ठीक है। अंतर है या फिर क्या है, योग है। तो अंतर या योग है वो किस में है, विद्युत वाहक बल में। तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, डेल E = 0, या फिर आपको E को V में बदलना है तो डेल V = क्या आ गया, 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया। तो दोस्तों यहाँ से आप क्या समझे हो, यहाँ से आप क्या समझे हो कि ये आपका विद्युत वाहक बल है और ये धारा और ये प्रतिरोध का गुणनफल है ना, और इनका जो योग है वो क्या आ गया, आपका शून्य आ गया, क्या आ गया, आपका शून्य आ गया। यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर भी आप यही समझे, ये विद्युत वाहक बल है और ये धारा और उनके संगत प्रतिरोध है, तो इनका योग भी क्या आ गया है, शून्य आ गया, क्या आ गया है, शून्य आ गया। तो अंत में यही बात निकल के आ रही है कि किसी बंद परिपथ में, ये बंद परिपथ है ना, किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल और उस परिपथ में प्रवाहित धारा तथा उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। इतना आप समझ गए। तो यही चीज जो आपका ना किरचॉफ महोदय का द्वितीय नियम जो है आपको बताता है। क्लियर हो चुका है। आगे अब बढ़ो और आगे अब हम इसके कॉन्सेप्ट पे, इस नियम पे आ जाते हैं। इस नियम पे आ जाते हैं। तो पहले तो आपको बता देता हूं दोस्तों, ये जो नियम है एक पास पर अप्लाई होता है। पास क्या होता है, पास होता है एक परिपथ पर,
एक परिपथ पर लागू होता है। ठीक है, एक परिपथ पर क्या होता है, लागू होता है, और एक बंद परिपथ पर लागू होता है। किस पर होता है, बंद परिपथ पर लागू होता है। तो दोस्तों आपको बंद परिपथ के लिए चिन्ह परिपाटी तो आती होगी, एक बंद परिपथ है तो उस परिपथ के लिए आपको चिन्ह परिपाटी आती होगी, नहीं आती तो एक बार समझ लीजिए, है ना। बस अभी 2-3-4 मिनट आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा, आपको पूरा सब समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एक प्रतिरोध है जो है R, इसमें प्रवाहित धारा I है। क्या है, I है। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा प्रतिरोध है जो है R, इसमें भी प्रवाहित धारा क्या है, I है। ठीक है, चलो ओके। यहाँ पर मैंने क्या किया है दोस्तों, आगे मैंने एक बैटरी को लगा दिया है और ये लगा दिया, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ठीक है, चलो, और यहाँ पर मैंने एक बैटरी को लगा दिया है। ठीक है, ये आपका नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है। चलो, तो चिन्ह परिपाटी हम समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी मतलब चिन्हों का यूज़ हम विद्युत वाहक बल और ओम के नियम में कैसे करते हैं। ठीक है, चिन्ह परिपाटी। ठीक है, चलो, तो दोस्तों समझो। दोस्तों यदि आप जिस दिशा में जा रहे हो, जैसे मान के चलो आप इस दिशा में जा रहे हो, ठीक है, जिस दिशा में आप जा रहे हो, यदि धारा की दिशा भी उसी दिशा में है, आप जिस दिशा में जा रहे हो उसी दिशा में यदि धारा की दिशा है, तो यहाँ पर ओम के नियम अनुसार, या यहाँ पर जब ओम के नियम अनुसार लगेगा या ओम का नियम लगेगा, तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा -R। आप जिस दिशा में जा रहे हो उसी दिशा में धारा प्रवाहित हो रही। देखो आप इस दिशा में जा रहे हो तो धारा भी यहीं से ऐसी आ रही है, तो आप क्या लिखोगे, -R लिखोगे। और आगे आप जिस दिशा में जा रहे हो, आप जा रहे हो इस दिशा में और धारा आ रही है इस दिशा में। आप जा रहे हो यहाँ की ओर, धारा आ रही है यहाँ की ओर। मतलब आप जिस दिशा में जा रहे हो, यदि उसके विपरीत धारा प्रवाहित हो रही है, तो आप क्या लिखोगे, +IR। क्या लिखोगे, +IR। ठीक है, समझे। चलो आगे, आगे आप क्या जा रहे हो, आप दोस्तों कहाँ जा रहे हो, इस दिशा में। और यहाँ पर जो बैटरी है, ये बैटरी जो है, आप बैटरी के कौन से सिरे से बाहर निकल रहे हो, माइनस सिरे से निकल रहे हो। आप इस दिशा में आ रहे हो और बैटरी के आप कौन से सिरे से बाहर निकल रहे हो, ऋणात्मक वाले सिरे से। तो यहाँ पर इस बैटरी का जो विद्युत वाहक बल होगा वो माइनस होगा, क्योंकि आप जिस सिरे से, देखो इस दिशा में आ रहे हो, आप यहाँ की ओर आ रहे हो, तो आप बैटरी के कौन से सिरे से बाहर निकल रहे हो, माइनस वाले से, तो मतलब माइनस आएगा। और यदि एक सेकंड थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पर मैंने प्लस किया और यहाँ पर माइनस, ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका माइनस। और आप क्या कर रहे हो, आप इस दिशा में जा रहे हो, तो आप जब इस दिशा में जाओगे तो बैटरी के कौन से सिरे से बाहर निकलोगे, तो आप बैटरी के धनात्मक सिरे से बाहर निकलोगे। तो मतलब आपका जो विभवांतर होगा इस बैटरी का वो होगा +E। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। और अब हम जो है ना, अब जो है हम किरचॉफ नियम पर आ जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इसकी भाषा है, पहले समझ लो और फिर हम इससे लूप जो है इस पर अप्लाई करते हैं। तो देखो इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, इस बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का योग, प्रतिरोध के गुणनफल का योग मैंने अभी आपको समझा दिया था, कॉन्सेप्ट आप समझ गए। ठीक है, और समझ जाओगे, टेंशन मत लो। ठीक है, परिपथ का योग तथा परिपथ में लगाए गए विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। अर्थात सिग्मा या फिर हमने देखा था अब भी हमने देखा था जो डेल भी था, इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 0 निकाली थी। बट इसको हम प्रूव करेंगे फिर आपको लिखाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या देख लिया कि धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योग तथा लगाए गए विद्युत वाहक बल का जो बीजगणितीय योग होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। कैसा होता है, शून्य होता है। ठीक है, चलो तो हम जो है ना किरचॉफ का नियम अप्लाई करते हैं। और किरचॉफ का नियम दोस्तों हम अप्लाई कर रहे हैं इस वाले बंद परिपथ में। तो ये हमारा बंद परिपथ मान लेते हैं, ए है, ये बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। तो हम
ए बी सी डी ए जो आपका बंद परिपथ है इस पे हम ये लगाते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बंद परिपथ, बंद परिपथ ए बी सी डी ए के लिए, ए के लिए, ठीक है। चलो चिन्ह परिपाटी आपको पता है, बहुत आसान है, टेंशन मत लो। देखो आप कहाँ से जा रहे हो, आप यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, और डायरेक्ट फिर यहाँ से अपने स्थान पर, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहे हो और यहीं आपको आना, ठीक है। मतलब आप कैसे जा रहे हो, इस टाइप से जा रहे हो, ठीक है, और ऐसे ऐसे, ओके। चलो आ जाओ, समझ लो। तो दोस्तों आप जब यहाँ से यहाँ जाओगे, जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपको देखो, पहले आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो इस रास्ते में आपको क्या क्या मिलेगा, इस रास्ते में आपको एक तो ये चीज़ मिलेगी और दूसरा आपको क्या मिलेगा, प्रतिरोध, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ आओगे तो पहले तो आप इससे गुजरोगे, तो जब इससे गुजरोगे तो देखो आप धारा की दिशा क्या है, धारा की दिशा क्या है, ये, और आप जा रहे हो इस तरफ, आप जा रहे हो इस तरफ। तो आपने क्या सीखा था कि आप जिस तरफ जा रहे हो, यदि उस तरफ आप माइनस वाले से निकल रहे हो, माइनस सिरे से निकल रहे हो तो विद्युत वाहक बल माइनस आएगा, है ना। प्लस से निकल रहे हो, आप इस तरफ जा रहे हो, प्लस से निकल रहे हो तो प्लस आएगा। तो आप जब यहाँ से यहाँ की ओर जा रहे हैं तो बैटरी के कौन सी सिरे से बाहर निकलोगे, तो माइनस वाले से निकलोगे, माइनस वाले से निकलोगे, मतलब विद्युत वाहक बल आपका क्या आ जाएगा, विद्युत वाहक बल आपका आ जाएगा माइनस E1, माइनस E1 आएगा, क्योंकि माइनस वाले से निकल रहा है। फिर आप पहुंच गए यहाँ, तो यहाँ पर आपका जो है प्रतिरोध, यहाँ पर आपका क्या है, प्रतिरोध। आप कहाँ की ओर जा रहे हो, आप ऐसे चल रहे हो, ठीक है, आप ऐसे चल रहे हो और धारा की दिशा है ऐसी। देखो आप यहाँ आ रहे हो और धारा यहाँ जा रही है, आप यहाँ आ रहे हो और धारा यहाँ जा रही है। तो देखो हमने देखा था कि जब आप यहाँ जा रहे हो और धारा यहाँ आ रही है, मतलब आपके और धारा की दिशा विपरीत है, तो हमें क्या मिलता है, प्लस IR मिलता है। तो यहाँ पर यही चीज़ हो रही ना, आप यहाँ जा रहे हो, धारा यहाँ जा रही है, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर प्लस I1 और R1 मिलेगा, ठीक है। चलो यहाँ से आप यहाँ पहुँच गए, दोनों को से गुजर गए, अब आए आप यहाँ, अब आए आप यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक आपको कुछ नहीं मिला। चलो फिर आप यहाँ से जा रहे हो यहाँ, तो यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो पहले आपको प्रतिरोध मिलेगा, ठीक है। तो आप देखो आप कहाँ जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो ना। तो आप जिस दिशा में जा रहे हो, क्या धारा की दिशा भी वही है, बिल्कुल। आप जिस दिशा में जा रहे हो धारा की दिशा भी क्या है, बिल्कुल वही की वही है। तो देखो आप जिस दिशा में जाते हो धारा की दिशा वही होती है, तो आप क्या लिखते हो, माइनस R। तो आप यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, माइनस, अब धारा इसके लिए क्या है, I2 है, प्रतिरोध क्या है, I2, तो I2। फिर आप यहाँ गए इस बैटरी, तो बैटरी के कौन से सिरे से बाहर निकलोगे, प्लस वाले से, तो ये आपका जाएगा प्लस E2, ठीक है। और बराबर में क्या जाएगा, 0, बराबर में क्या जाएगा, 0, क्योंकि कुल विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है, कुल विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। तो यही चीज़ बताई ना, यही चीज़ बताई ना, गुणन धारा और उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल तथा विद्युत वाहक बल का जो बीजगणित योग होता है वो शून्य होता है, अर्थात ये हो गया, कोई दिक्कत है। अब ये चीज़ पूरी क्या है, ये चीज़ की पूरी क्या है, वही है ना, वही है ना, क्या है, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल और विद्युत वाहक बल का योग है, अर्थात ये समस्त योग है। और समस्त योग के लिए हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं, है ना। और ये क्या है, विभवांतर, मतलब डेल V इज इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी है ना, यहाँ पर विभवांतर है तो यहाँ पर हम डेल V लिखेंगे, इज इक्वल टू आपका आ गया 0। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो ये ही आपका आंसर सही है, यही आपका आंसर सही है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस टाइप से हम अगर इस परिपथ में लागू करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो A B C D, यहाँ पर आप E दे सकते हो और यहाँ पर आप F दे सकते हो। तो इसमें अगर हम सोचें कि D या फिर C D E F C इसमें लागू करें तो ये भी आपका लागू हो सकता है ना। समझ में आपको आया? तो एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो किरचॉफ महोदय का जो द्वितीय नियम है वो KVL वोल्टेज लॉ है। क्या है? वोल्टेज लॉ है। विभवांतर के बारे में बताता है। ये लूप का नियम भी कहते हैं। ये केवल बंद परिपथ पर लागू होता है। तो बंद परिपथ के लिए कहता है किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का योग
तथा जो विद्युत वाहक बल लगाए हैं उनका योग, जो बीजगणित योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। तो हमारे पास ये एक बंद परिपथ था ABCDA। तो हम इसमें यदि किरचॉफ महोदय का नियम लगाएं तो मैंने आपको चिन्ह परिपाटी आपको समझा दिए। तो आप ऐसे जाओगे, आप यहाँ जाओगे तो आपको बैटरी मिलेगी, तो बैटरी के कौन से सिरे से बाहर निकलोगे, माइनस वाले से, तो ये माइनस E1 आ जाएगा। अब यहाँ आओगे प्रतिरोध, तो आपको पता है जब प्रतिरोध और धारा आपके जाने और धारा की दिशा समान होती है तो -R लिखते हैं, और असमान होती है तो +R लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, आप जा रहे हो यहाँ की ओर, धारा जा रही है यहाँ की ओर, तो आप विपरीत हो, इसलिए +I1R1 लिखोगे। यहाँ पर जाओगे तो धारा और विद्युत धारा और आपके जाने की दिशा समान है, मतलब -R लिख दोगे। ठीक है, यहाँ आप प्लस से निकलोगे, ये लिखोगे, और समस्त योग क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात मैंने इसको ढाला तो ये हो गया। तो आप इस प्रकार से किसी भी जो है ना लूप, किसी भी बंद परिपथ में ये नियम जो है आप अप्लाई कर सकते हो, लागू कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इससे संबंधित कोई शिकायत है तो मुझे बताइएगा, बिल्कुल। अब आगे मैं इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल है उनकी क्लास लेके आऊँगा, उनकी न्यूमेरिकल आपको कराऊँगा। तो बिल्कुल दिमाग में आप बिठा लीजिए, बट इसके लिए शर्त यही है कि आप पूरा वीडियो देखें। अगर आपने पूरा वीडियो वाकई में अच्छे से समझ के देखा है तो ही आप समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रॉब्लम है, एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए और आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो दिल से लाइक करो वीडियो को, सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर करो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।